हाय एवरीवन। आज मैं कुछ और एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करूँगी जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस टॉपिक से संबंधित है और एचआरएम जो कि यूजीसी नेट का पेपर 2 है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्ट्राइक्स? ऑप्शंस है sympathetic strikes, option B tools down pen down, C stay away strikes, D protest strikes। देखिए आप प्राइमरी स्ट्राइक्स बोल रहे हैं, आप सर आंसर सही देने का प्रयास कीजिए। प्राइमरी स्ट्राइक्स वो होता है जो कि किसी खास जो रीजन है वहीं पर और उसी से संबंधित उत्पन्न हो और उसी के द्वारा किया जाए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। तो ये जिस वर्कर से, जिस एम्प्लॉयज से रिलेटेड इशू होता है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, वही लोग जो फर्स्ट स्टेज में जो स्ट्राइक करते हैं उसे प्राइमरी स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स जो है वो तो हम पहले भी बता चुके हैं। जब कोई एक यूनियन, कोई एक ग्रुप स्ट्राइक कर रहा है या फिर कोई एक एम्प्लॉयज, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सिंपैथी में जो दूसरे लोग आके जो सपोर्ट करके स्ट्राइक करते हैं उसे बोलते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक। तो ये प्राइमरी स्ट्राइक नहीं होगा। टूल्स डाउन पेन डाउन ये प्राइमरी स्ट्राइक है, स्टे अवे प्राइमरी स्ट्राइक है और प्रोटेस्ट स्ट्राइक भी प्राइमरी स्ट्राइक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वन ऑफ द सेटलमेंट मेथड इज नॉट रेलिवेंट हेयर फॉर डिस्प्यूट्स? अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में डिस्प्यूट होता है तो सेटलमेंट का कौन सा मेथड यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है वो बताना है। ऑप्शंस है ए कलेक्टिव बार्गेनिंग, बी कंपल्सरी एडजुडिकेशन, सी वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, डी रेफरेंस टू सिविल कोड। तो देखिए आप सही आंसर आप चुनने का प्रयास कीजिए। इसमें सही बताना है कि कौन सा रेलिवेंट नहीं है, क्या क्या करना चाहिए अगर कोई डिस्प्यूट हो गया हो। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा आपस में ही तय करना चाहिए। कंपल्सरी, उसके बाद भी नहीं हुआ तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, तब भी नहीं होता है तो कंपल्सरी एडजुडिकेशन में जाया जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्यूशन के लिए कंपल्सरी एजुकेशन में लीगल मशीनरीज है, बट रेफरेंस टू सिविल कोड में नहीं जाया जाता। ये ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिडक्शन ऑफ लेबर फोर्स इज कॉल्ड। अब ऑप्शंस है ए टर्मिनेशन, बी रिट्रेंचमेंट, सी ले ऑफ एंड डी रिड्यूसमेंट। जब कंपनी में बहुत लेबर का क्या ज़्यादा हो जाता है और उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर कंपनी घाटे में चलती है तो उसके साइज को रिड्यूस किया जाता है। उस रिडक्शन में कुछ एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है, परमानेंटली निकाला जाता है। ले ऑफ में परमानेंट नहीं निकाला जाता है, पहले भी मैंने इस पर डिस्कस किया। ले ऑफ में जब कंपनी उस घाटे में चल रही है या फिर उस लायक नहीं है कि अभी वो वर्क को कंटिन्यू करे तो ले ऑफ करती है, तो उसमें टेम्प्रोरी बेसिस पे होता है। हो सकता है कि उसे फिर से उसे काम दे दिया जाए, एम्प्लॉयड हो जाए वो वर्कर्स, लेकिन रिटेंचमेंट में उसे परमानेंटली हटा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रिडक्शन ऑफ लेबर फोर्स इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। टर्मिनेशन एक साथ ज़्यादा लोगों का नहीं होता है, कुछ लोगों को टर्मिनेट किया जाता है, एक कोई दो को ऐसे होता है। रिट्रेंचमेंट में एक साथ बहुत सारे लोगों को परमानेंटली हटा दिया जाता है, यानी कि रिडक्शन ऑफ लेबर फोर्स, जो हमारा श्रम जो फोर्स है उसमें कमी लाई जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिट्रेंचमेंट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द डिसीजन गिवन बाय एन आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड। आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है उसे क्या कहते हैं? डिग्री, सेंटेंस, अवार्ड, रिवॉर्ड। आर्बिट्रेटर जब कोई आर्बिट्रेशन होता है जिसमें कि दोनों पार्टी को अपने
ये वॉलंटरी भी हो सकता है और कानून के द्वारा भी इसको कंपलसरी भी होता है। तो दोनों तरह के आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर जो आपको डिसीजन देता है उसे कहते हैं अवार्ड। ये लीगल डिसीजन होता है और ये दोनों पे मान्य होता है, दोनों को मानना बाध्य होता है कि उस डिसीजन को मानना है। अगर नहीं पसंद है तो फिर आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन मानना जरूरी होता है, तो इसे बोलते हैं अवार्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which of the following measures prove to be fruitful in improving industrial relations? यहाँ पे कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सा जो हम मेजर्स लें, कौन कौन सा स्टेप्स लें जो कि फ्रूटफुल होगा, क्या करना चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस इम्प्रूव हो। जब इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा तभी प्रोडक्शन सही होगा, नहीं तो बार बार वहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट्स होंगे तो प्रोडक्शन इससे क्या होता है, डाउन होता है, प्रोडक्शन कम होता है, वहाँ पर कंपनी सही से या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री सही से रन नहीं करती है। तो हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सही हो। ऑप्शन है ए, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियंस, बी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, सी, म्यूचुअल ट्रस्ट, डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियंस। बार बार यूनियन बदले दूसरे ट्रेड यूनियंस, तो अगर वहाँ पे कोई ऐसा अच्छे से ट्रेड यूनियन हो, वर्कर का यूनियन हो या कुछ जो कि हमेशा वहाँ रहे, हमेशा पार्टीज नहीं बदली जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्थायित्व आ जाता है। वो एक बार जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स हो जाता है वर्कर्स के लिए, मैनेजमेंट से वही रहता है। चेंज होने से बार बार चेंज होता है, बार बार डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो ये सही है कि एक बार सेट हो जाए और उसी के अनुसार फिर स्मूथली काम हो। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में वर्कर्स को पार्टिसिपेशन हो ताकि जो भी वर्कर्स को सेटिस्फैक्शन हो कि हमारा भी इसमें पार्टिसिपेशन है, हम भी डिसीजन ले सकते हैं, हम भी इसको मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, हमें भी अधिकार दिया गया है। तो वो मन से काम करेंगे और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं पैदा होगी और वो कोऑपरेशन से काम करेंगे। तो ये भी अच्छा मेजर्स होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बनाने का। और म्यूचुअल ट्रस्ट, एम्प्लॉयर्स को भी ये ट्रस्ट होना चाहिए अपने वर्कर्स पे कि वो कंपनी के बेहतरी के लिए काम करेंगे, और एम्प्लॉयज़ को भी अपने एम्प्लॉयर्स पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो लोग हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए सोचते हैं, हमारा वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें सही सैलरी दे रहे हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे के लिए पर अपना ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं पैदा होगी। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री जब तक उसका गोल पूरा नहीं होता, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, तो किसी का फ़ायदा नहीं होगा। दोनों अगर ये समझें, ये पार्टी और ये समझ के काम करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, तो ही कंपनी आगे जाएगी, और कंपनी आगे जाएगी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इससे वर्कर्स का भी फ़ायदा है, उसे भी अच्छे से बोनस इंसेंटिव अगर दिया जाए मिलेगा, और एम्प्लॉय का तो फ़ायदा है ही अगर कंपनी में काम ढंग से होता है और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, और कॉन्फ्लिक्ट के जगह पर अगर कोऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को कम करने का, अपने कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का और इंडस्ट्रियल रिलेशन को बढ़ाने का सब ये जो तीनों जो दिया हुआ है यहाँ पर मेजर्स, वो तीनों ही सही हैं, तीनों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। आज मैंने जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया, डिफरेंट टॉपिक से मैंने लिया, डिफरेंट क्वेश्चंस को लिया ताकि आपका एक रिवीजन भी हो और आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि कमेंट के द्वारा ही मैं उसका जवाब भी दे सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। देखते रहिए मेरे सारे वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय।